नमस्कार साथियों, आप सभी का उत्पल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे मित्र, और आप सभी क्लास को लाइक कर दीजिए। फिर अगर जो मित्र चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, एक बार आप सभी सेशन को शेयर करेंगे। आप सभी के सामने रोज की तरह आप सभी को सीटेट का जो क्लासेस मिल रहा है, प्रैक्टिस क्लासेस, वह बेहद महत्वपूर्ण है। आप सभी को क्लास को अच्छी तरीके से देखना है और फुल वॉच करना है। दोस्तों, पूरे क्लास को आप वॉच किया करिए, जिससे आप सभी को हर क्वेश्चन के को समझ पाए और चीजों को सीख पाए। तो आप सभी के सामने जो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, इसे हम देखेंगे कि कौन सा राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। आप सभी क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तरह जीन पियाजे प्रक्रिया प्रक्रिया निम्न में से किस विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा सिद्ध होती है। ये देखेंगे जीन पियाजे की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक द्वारा घटित होती है। करा अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, करा की समावेशन समायोजन, करा परिपक्वता एवं अनुभव, या करा सामाजिक संप्रेषण एवं परिपक्वता। क्वेश्चन आप सभी देखिए, फर्स्ट नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कीजिए, फिर आप सभी आंसर दीजिए कौन सा राइट आंसर होगा। पहले का जब बात करते हैं, जीन पियाजे से संबंधित जो क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, जीन पियाजे ने अनुकूलन दो प्रकार से बताया। अनुकूलन को दो प्रकार से बताया। उन्होंने कहा अनुकूलन दो प्रकार का होता है, एक होता है समावेजन समावेशन, एक होता है समायोजन। तो दोस्तों, जिसमें आपको पता है समावेशन में पुरानी जानकारी को महत्व दिया जाता है और समायोजन में नई जानकारी को महत्व दिया जाता है। और जो आपसे पूछ रहा है विशिष्ट संज्ञानात्मक द्वारा घटित होता है, वह होता है समावेशन और समायोजन। राइट ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर। और सभी दोस्तों बी ऑप्शन राइट कर भी रहे हैं और सभी के सभी करेक्ट हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड नंबर के लिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। करा की रश्मि, क्वेश्चन देखिए और बताइए। कर रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? करा सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक लैंगिक सिद्धांत, करा लेवाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, करा लॉरेंस कोहलबर्ग की का नैतिक विकास का सिद्धांत, करा बीएफ स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन दोस्त आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों, क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और करा सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है। मतलब वार्तालाप करते हैं बच्चे, एक दूसरे के माध्यम से अंतःक्रिया करते हैं और अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। क्या कर रहा है? तो करा किस सिद्धांत पे है? तो दोस्तों, आपको पता है जो सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, उसमें उन्होंने 5 चरण की बात किए थे। और 5 चरण में जब बात करते हैं तो उन्होंने मनोलैंगिक सिद्धांत की बात की थी। इससे उससे कोई मतलब नहीं। तो ऑप्शन या तो गलत हो जाएगा। करा कि लेवाइगोस्की की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो आपका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि लेवाइगोस्की का जो सिद्धांत उसे हम जानते हैं, बच्चा समाज से क्या करता है? अंतःक्रिया करता है और अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। और जब बच्चा अंतःक्रिया करेगा समाज से, तो इसके बाद ज्ञान का सृजन करता है। तो वही तो बात कर रहा है, कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देती है और समूह बनाती है। मतलब एक दूसरे के माध्यम से सीख रहे हैं, इसलिए राइट ऑप्शन से होगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। कर लॉरेंस नैतिक विकास का सिद्धांत है, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें, उन्होंने नैतिक तर्कड़ा और नैतिक तर्क के माध्यम से, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्क के माध्यम से बच्चों को सीखने का को प्रेरित किया था। उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और नैतिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने 3 स्टेज की बात की थी और हर स्टेज में 2-2 उपचरण थे। टोटल मिलाकर 6 होते हैं। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। कल बीएफ स्किनर की जब बात करें तो बीएफ स्किनर का जो व्यवहारवादी सिद्धांत से भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि बीएफ स्किनर पुनर्बलन पर और सक्रियता पर जोर देते हैं, रिफोर्समेंट पर जोर देते हैं। तो आपका भी डी ऑप्शन नहीं होगा। तो सभी मित्र
बी ऑप्शंस राइट कर रहे हैं और करेक्ट है, बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात, सेशन को एक बार शेयर कीजिए, सेशन को आप सभी शेयर करें और बताएंगे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। स्क्रीन पर है और क्वेश्चन आप सभी पढ़िए और बताइए कौन सा करेक्ट होगा। कारण निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। दोस्तों आपसे पूछ रहा है किसने, जो निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन प्रक्रियाओं के रूप में परिभाषित किया। करा चार्ल्स स्पियरमैन, अल्फ्रेड बिनेट, या करा थियोडोर साइमन, करा हार्वर्ड गार्डनर। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कौन सा हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं, जो अल्फ्रेड बिने और साइमन थे, इन्होंने एक कारक बुद्धि बताया था, एक कारक का सिद्धांत दिया था, तो जिससे आप जानते हैं सिर्फ उन्होंने सामान्य बुद्धि की बात की थी, मतलब सबके पास सामान्य बुद्धि, एक ही प्रकार की बुद्धियां हर व्यक्ति के पास, उन्होंने सिर्फ सामान्य बुद्धि की, तो या तो नहीं होगा या आंसर नहीं होगा। समझ में आया आपको? या ऑप्शंस नहीं होगा। फिर कह रहा है कि आपसे कह रहा है कि चार्ल्स स्पियरमैन की जब बात करते हैं, चार्ल्स स्पियरमैन का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं क्या, इन्होंने द्विकारक की बात की थी। क्या द्विकारक सिद्धांत की बात की, द्विकारक सिद्धांत की बात की थी, और द्विकारक में इन्होंने सामान्य और विशिष्ट की बात की, सामान्य प्लस विशिष्ट की बात की थी, तो यह भी नहीं होगा। सिर्फ इन्होंने सिर्फ और सामान्य, और त्रिकारक में इन्होंने सामूहिक बात भी की, सामूहिक कारक को जोड़ दिया, इसलिए आपका क्या होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी ऑप्शंस नहीं होगा, स्पियरमैन नहीं होगा, और बिनेट भी नहीं होगा, अल्फ्रेड बिने भी नहीं होगा, साइमन भी नहीं होगा, और किसने कहा, हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। किसने कहा, आपका राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको समझ में आ गया, हार्वर्ड गार्डनर सही हो जाएंगे। हार्वर्ड गार्डनर ने जो कहा, उन्होंने कहा कि बुद्धियां 8 प्रकार की होती हैं, 8 प्रकार की बुद्धियों की जब बात करते हैं तो उनका जो सिद्धांत था हम जानते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, और उन्होंने बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धियों की बात की, और उनके द्वारा जो बताया गया कि क्या कहा, विचार को नकारा, सामान्य प्रकार की बुद्धि नकारा, और बुद्धि को अनेक विशिष्ट मतलब 8 प्रकार के बांटों में बांटा था, वह थे हार्वर्ड गार्डनर। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और सभी मित्र पर दे भी रहे हैं और सभी के साथ। फोर्थ नंबर देखेंगे, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। करेक्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं। निगेटिव आपको ढूंढना है, कौन सा निगेटिव होगा। कर बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, कर सामूहिक सहयोगिता, कर वेधन और दोहराव, या कर प्रयोगात्मकता। क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर। कौन सा फोर्थ का कौन सा राइट होगा, फोर्थ नंबर के लिए आप कौन सा राइट आंसर होगा। बात कर लेते हैं कि से नहीं पूछ रहा, एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा होगा। करा बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन करना, तो यह राइट है। करा कि सामूहिक सहयोगिता, यह भी है कि एक दूसरे से सक्रिय करके सीख, यह भी राइट हो जाएगा। तो करा वेदन और दोहराव, जब वेदन और दोहराव की बात करते हैं तो यह कहता है कि दोहराव रट्टा नहीं मानना, इस वजह से आपका कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा होगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, वह होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्य प्रयोगात्मक की बात करते हैं तो प्रयोगात्मक भी करता है, या भी राइट है। तो आपसे पूछ रहा है निगेटिव ही करेक्ट होगा, जो निगेटिव है वही ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नहीं है तो नहीं ही सही होगा, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी मित्र ऑप्शन बता भी रहे हैं और सभी के सभी करेक्ट है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नहीं पूछ रहा था इसलिए आपको ढूंढना था नहीं। 5 नंबर के लिए देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन और बताएंगे कौन सा राइट होगा। कह रहा है कि रमनिक, क्या कह रहा है, रमनिक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है। रमनिक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशात्मक समायोजन करने चाहिए। करा कि रमनिक की कक्षा में एक दृष्टि बाधित छात्र है, एक समावेशित कक्षा में इस संदर्भ में उसे क्या निर्देशित समायोजन करना चाहिए, आपसे पूछ रहा है। आप बताएंगे कौन सा राइट होगा। करा विविध प्रकार की
दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण दे करके, करा मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करा करके, करा त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसी स्पर्शनीय संसाधनों का प्रावधान करके, करा छोटे मुद्रा वाले कार्य सीट प्रदान करके। क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन आप सभी देखिए और कौन बताइए कौन सा राइट होगा। दृष्टि बाधित है बच्चा, क्या है, बच्चा दृष्टि बाधित है, और दृष्टि बाधित के लिए आपको ढूंढना है कौन सा उपयुक्त राइट हो जाएगा। आप सभी देखेंगे और आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए। सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, सभी को सभी उस जो भी आंसर दे रहे हैं तो समझ करके हर चीजों को देख रहे हैं कि आप सभी अच्छे से आंसर देने की कर रहे हैं। तो प्लीज आप सभी बताइए 5 नंबर के लिए कौन सा राइट हो जाएगा। 5 नंबर के लिए आप सभी बताइए, करा कि बच्चा दृष्टि बाधित है। जब बच्चा दृष्टि बाधित है तो आप देखिए कि विविध प्रकार के जब दर्शनात्मक प्रस्तुति देखकर क्या करेंगे, क्या तो नहीं होगा। बच्चा जब वह दिखाई नहीं देता है तो दर्शन कैसे कर पाएगा, इसलिए आपका क्या नहीं होगा। फिर कह रहा है कि मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध करके, अरे भाई मुद्रित उपलब्ध करके क्या करेंगे जब बच्चे को हो जाएगा। त्रिविमी नक्शे और चार्ट जैसी स्पर्शनीय संसाधन, जी जब बच्चों के क्या करें, जो स्पर्श करके सीखेगा, आपको पता है ब्रेन लिप के माध्यम से सीखे, किससे सीखे, ब्रेन लिप के माध्यम से। तो ब्रेन लिप क्या कहता है कि इसमें कितने बिंदु होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, और 6 बिंदुओं के आधार पर बच्चा सीखता है। और जो जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनके लिए उपयुक्त कौन सा है, वह उपयुक्त होगा, राइट आंसर कौन सा होगा, वह होगा सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगले कह रहा है कि छोटी मुद्रा वाले कार्य सीट प्रदान करके, अब भाई छोटी मुद्रा का कार्य सीट प्रदान करके क्या कर लेंगे, क्योंकि बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, छोटी मुद्रा वाले करेंगे नहीं, ऐसा कुछ आपको नहीं करना है। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वह होगा ऑप्शन करेक्ट होगा। आप सभी सही आंसर दे रहे हैं, सभी के सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट आंसर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी इसे देखना है, बताना है कौन सा राइट आंसर। भाषा विकास के संदर्भ, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी, भाषा विकास के संदर्भ में, भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था, जन्म पूर्व का समय क्या होगा, करा प्रारंभिक अवस्था, करा मध्य बचपन अवस्था, या करा युवा अवस्था। क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताएंगे राइट आंसर का। आप सभी बताएंगे कौन सा राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। करा जन्म पूर्व का समय, या प्रारंभिक बाल्य अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, या मध्य बचपन, या करा युवा अवस्था। इस अवस्था में बच्चे का जो संवेदनशील अवस्था माना जाता है भाषा विकास की दृष्टि, भाषा विकास की दृष्टि से कौन सा अवस्था संवेदनशील माना जाता है आपको बताया गया। या ऑप्शंस या क्वेश्चंस आप सभी को कई बार बताए गए हैं, आपसे पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जब राइट की बात करते हैं तो यह होगा, आपको बताया गया प्रारंभिक बाल्यावस्था, या प्रारंभिक बाल्यावस्था आपका राइट होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका राइट होगा बी ऑप्शन। इस अवस्था में बोला जाता है कि बच्चा का विकास, जो भाषा विकास है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट है, वो तीव्र गति से होता है। जब बच्चा 2 से कितने वर्ष का होता है, जब बच्चा 2 से, इसे ही बोला जाता है प्रारंभिक बचपन अवस्था। और प्रारंभिक बचपन की अवस्था में बच्चे का सबसे ज्यादा भाषा विकास डेवलप होती है, तो वजह से आपका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन करेक्ट। समझ में आ गया होगा सभी भाइयों और सभी मित्र, बी ऑप्शन दे भी रहे हैं। इसी अवस्था में सबसे सेंसिटिव एज बोला जाता है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव एज जो बोला जाता है वह बोला जाता है प्रारंभिक बचपन की अवस्था, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठचर्या की वस्तु में कटौती, विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, रटन अधिगम को महत्व देना, विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। कौन सा राइट होगा, दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, और दूसरा तीसरा और चौथा। क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे होगा 7 नंबर के लिए सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन जो आप सभी को पता है एनईपी क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सभी कमेंट कीजिए राइट आंसर कौन सा, जो एनईपी 2020 तो आपका वाली से पूछा जाए।
तो आपका कौन सा होगा? कर विद्यालय की पाठचर्या की विषय वस्तु में कटौती सही है कि उसकी विषय वस्तु में थोड़ा सा कम किया जाए, विषय वस्तु में कटौती की जाए, उसको जो विषय वस्तु है जो भी दिया है होना चाहिए उससे बच्ची, या तो ऑप्शन सही है। कर विद्यालय की पाठचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, ये भी सही है, लचीलेपन में वृद्धि, ये भी राइट हो जाएगा। करा रटन अधिगम को महत्व देना, रटन अधिगम को महत्व नहीं देना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, क्रिटिकल थिंकिंग की महत्व देना, कह रहा है क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देना कह रहा है, आपका यह भी सही हो जाएगा। तो आपका कौन सा? डी भी सही है। तो मतलब ए, बी और डी, मतलब पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा राइट आंसर सी ऑप्शन इज। सभी को समझ में आ गया होगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और एक बार आप सभी सेशन को शेयर कर दीजिए और फिर इस क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए सी ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 8 नंबर के लिए। 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं कौन सा राइट होगा। तरह की विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करने चाहिए। कह रहा है कि आपसे ऑप्शंस कर रहा है प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य, कर असफलता से बचने वाले लक्ष्य, कर असफलता स्वीकार कर लक्ष्य, या कर आत्म पराजित लक्ष्य। क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर होगा। दोस्तों एक बार सभी 9 नंबर के 8 नंबर के लिए आप सभी कमेंट, 8 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप सभी बताइए कौन सा राइट हो जाए। 8 नंबर के लिए आप सभी कमेंट कीजिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी कमेंट कीजिए। कौन सा बता रहे हैं आप सभी? ए ऑप्शंस बता रहे हैं दोस्तों, आप सभी कौन सा बता रहे हैं? ए ऑप्शंस राइट कर रहे हैं, तो बात आप सही भी कर रहे हैं कि ए ऑप्शंस करेक्ट होगा। अगर प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य होना चाहिए, तो आपका कौन सा राइट होगा? वह होगा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर असफलता से बचने वाले लक्ष्य, नहीं आपको असफलता से बचने वाले लक्ष्य मतलब एक पर्टिकुलर यह बात कर रहा है, या ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगर असफलता स्वीकार लक्ष्य क्या कहाँ होगा, उसे स्वीकारेंगे, आपको आगे आत्म पराजित लक्ष्य मतलब स्वल्प जो अपने आप को पराजित हो जाइए उस तरह के लक्ष्य होने चाहिए, या भी नहीं होगा। करा कौन सा हो जाएगा? वह होगा प्रवीणता उन्मुखी लक्ष्य, राइट आंसर होगा ए करेक्ट होगा। तो सभी मित्र ए आंसर दे भी रहे हैं और सभी के साथ 9 नंबर के लिए देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट होगा। लेवाइगोस्की करा है, लेवाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ावा दिया जाए। लेवाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, मतलब जेडपीडी की बात कर रहा है, जेडपीडी जोन और प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। कैसे? सहयोगात्मक संवाद से, अनुकरण द्वारा सीखना, प्रतिवर्ती सोच, प्रतिपादक अधिगम। क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे राइट। हर बार रंग बदलना, बताइए दोस्तों कौन सा राइट होगा। जो आपको पता है जो लेवाइगोस्की का सिद्धांत है उसे हम जानते हैं। लेवाइगोस्की के सिद्धांत की जब बात करते हैं के द्वारा सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया। विकास का सिद्धांत की बात करते हैं और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने कहा बच्चा किससे सीखता है? समाज से अंतःक्रिया करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का सृजन करता है। दोस्तों यह बताते हैं। और जब आप बात करते हैं जेडपीडी क्या होता है, कह रहे हैं कि जेडपीडी क्षेत्र को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है, मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, समीपस्थ विकास है, निकटवर्ती भी बोलते हैं। तो वह किससे बढ़ाया जा सकता है? वह बढ़ाया जा सकता है, आपका राइट आंसर होगा वह होगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सहयोगात्मक संवाद द्वारा। अगर अनुकरण द्वारा सीखना लेवाइगोस्की नहीं कहते, कौन कहता है? क्या कहते हैं? अल्बर्ट बंडूरा, अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं।
करा प्रतिवर्ती सोच, तो प्रतिवर्ती सोच से इससे मतलब नहीं है। करा प्रतिपादक अधिगम, तो प्रतिपादक अधिगम भी इससे कोई मतलब नहीं। जोन और अप्रोक्सीमेट का मतलब है सहयोगात्मक संवाद के माध्यम से उससे पूरा किया जा सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है। तो वजह से आपका कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। सभी भाइयों को समझ में आ गया होगा, 9 का जो ऑप्शन होगा वह ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आप सभी समझ रहे होंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन आप पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप सभी की जो जिस तरह के पेपर में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। लगातार आप सभी को कोशिश की जा रही है, सभी को ऐसा का प्रयास किया जा रहा है जो आपसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी यहाँ पे करें प्रैक्टिस के तौर पर, तो आपके पेपर में फंसे, आप पेपर में उसे सॉल्व कर पाए। और फिर क्या होता है, जो व्यवहारिक क्वेश्चन है उसे तो आप कर भी पाएंगे, जैसे आप खुद प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको सरलता वैसे भी हो रही होगी। बात कर लेते हैं, जीन पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन देखिए, व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, या संवेदी मुद्रक। क्वेश्चन आपसे बताइए कौन सा राइट होगा। क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा। राइट आंसर की बात करते हैं, कौन सा राइट होगा। तो कह रहा है कि जब बात करते हैं जीन पियाजे की बात, जीन पियाजे से संबंधित ऑप्शन कौन सा, पहले इसे आप देखिए। तो कह रहा कौन सा सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, वह करता है इसकी। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा वह होगा, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता हुआ करता स्कीमा। राइट आंसर कौन सा होगा, वह ऑप्शन से। देखिए स्कीमा क्या होता है दोस्तों, जो मेरे द्वारा आप सभी को लगातार ज्ञान दिया जा रहा है, जो ज्ञान दिया जा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसको व्यवस्थित करके रख भी रहे होंगे, कहीं अपने माइंड में उसे सेट कर रहे होंगे, तो यही होता है। स्कीमा का मतलब है जो आप सूचनाओं को जहां आप व्यवस्थित रूप से संगठित कर रहे हैं उसी। तो यह पियाजे का शब्द है और कई बार पूछा गया है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, वह होगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 11 नंबर। 11 समझ में आ गया होगा, सभी मित्र ऑप्शन दे भी रहे हैं, सभी मित्र यह चीजें समझ में आ रही होंगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा राइट हो जाए। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। बच्चों की आत्म केंद्रिता का घोतक है। बच्चों की क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है। फिर कह रहा है कि जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। यह संकेत देता है कि संज्ञान कभी भी आंतरिक नहीं होता है। क्वेश्चन आप सभी देखेंगे और बताएंगे कि लेवाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद क्या है। निजी संवाद जिसे हम जानते हैं व्यक्तिगत वार्ता, जानते हैं व्यक्तिगत वार्ता भी कहते हैं, प्राइवेट स्पीच कहते हैं, कहते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि बच्चों की आत्म केंद्रितता का घोतक है, तो या नहीं है, या ऑप्शन बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, नहीं। निजी संवाद के माध्यम से बच्चे जटिल कार्यों को करते हैं। जटिल कार्य करते समय बच्चों को उसके व्यवहार संचालन में सहायता करती। ऑप्शन कौन सा होगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बात कर लेते हैं, जैसे आप देखिए जब कभी आप कोई कठिन वर्क कर रहे हो, जैसे आप मैथ जब सॉल्व करते हैं, तो आप कभी कभी ऐसा करते हैं कि आप उस टाइम सॉन्ग को सुनना पसंद करते हैं, जिससे आपको मैथ सॉल्व करते समय आपको कठिनाई ना फील हो और उसी में धीरे धीरे आप चीजों को कर पाए। तो इसका मतलब यह है कि वह जटिल कार्यों करते समय बच्चों को उसके व्यवहार के संचालन में सहायता करता है। जो निजी वार्ता, बच्चे आपसे अपने आप से बात करते हैं, लेवाइगोस्की कहते हैं जब बच्चा खुद से बात करता है, अपने आप से बात करता है, तो उसे निजी वार्ता कहते हैं। वहीं पर जीन पियाजे की जब बात करते हैं तो जीन पियाजे कहते हैं अहम केंद्रता होता है। जब बच्चा खुद से बात करता है उसे हम क्या कहते हैं, अहम केंद्रता कहते हैं। ऑप्शन तब होता अहम केंद्रता। लेकिन आपसे पूछ रहा है
कि लेवाइगोसिस से संबंधित, तो लेवाइगोस की जो बात करते हैं, सी ऑप्शन का आप सभी भाइयों को यह चीजें समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 12 नंबर के लिए। आपसे 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और बताएंगे राइट कौन। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ये कौन सा राइट आंसर। अरे लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और कुड़ियों को जोड़ा जाता है, कुड़ियों से जोड़ा जाता है, और लड़कों को नीले कपड़ों और कारों से जोड़ा जाता है। करा या किसके द्वारा किसको दर्शाता है? करा जेंडर निरंतरता को, करा जेंडर सशक्तिकरण को, करा जेंडर विविधता को, या जेंडर रूढ़िवादिता को। और बताएंगे 12 नंबर की कमेंट करेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्लीज एक बार आप सभी कमेंट कीजिए 12 नंबर। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों, कहते हैं कि लड़कियों गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा, लड़कों को नीले कपड़ों से और कारों से जोड़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? एक परंपरा जो पहले से परंपरा चली आ रही उस पर बात कर रहा है कि जो लड़कियां हैं और गुड़ियों से जोड़ा जाएगा, गुलाबी कपड़ों से जोड़ा जाएगा, और लड़कों को किससे जोड़ा जाएगा? नीले कपड़ों से। आप बात करते हैं किसका? ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा। एक रूढ़िवादी बात है, एक जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है, जेंडर बायस की बात कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? वह ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जेंडर रूढ़िवादिता की बात कर रहा है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, बस आपको एक बार पढ़ना होता है, पढ़ करके। तो सभी के सभी 12 नंबर के लिए डी ऑप्शंस दी भी रहे हैं, और सभी के सभी 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन आप सभी पढ़ेंगे और बताएंगे राइट आंसर कौन सा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण पहचानिए, क्रम पहचानिए। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए। मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, या पूर्व संक्रियात्मक, या संवेदी तब आता है। पहले आता है संवेदी गामक, फिर पूर्व संक्रियात्मक आता है कि आता है, फिर औपचारिक, फिर कि औपचारिक पहले आता है, फिर मूर्त पहले, या पूर्व, या संवेदी, या पूर्व सक्रियात्मक, या संवेदी गामक, या क्रियात्मक, या औपचारिक। तो आप सभी देखिए, आप सभी से पूछ रहा है कि क्रम से लागू कौन किससे कैसे कैसे काम आते हैं। पियाजे का जो सिद्धांत है, जिसे हम जानते हैं जीन पियाजे के सिद्धांत की जब बात करते हैं, तो जीन पियाजे का जो सिद्धांत था उसे हम जानते हैं संज्ञानात्मक विकास। क्या? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जो हम जानते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो आप सभी से पूछ रहा है कौन सा राइट हो। तो इन्होंने अपने जो सिद्धांत दिया जिन पियाजे ने, उसमें उन्होंने 4 चरण की बात, 4 चरणों की बात करते हैं। और जब 4 चरणों की बात करते हैं तो आप सभी पूछ रहा है कि कौन सा क्रम सबसे पहले आता है। तो आपको पता है सबसे पहले आता है संवेदी पेशी का एज है 0 से 2 वर्ष, और पूर्व इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक का एज है 2 से 7 वर्ष, फिर इसके बाद आता है मूर्त क्रियात्मक जिसका एज है 7 से 11 वर्ष, फिर आता है औपचारिक का एज है 15 वर्ष। आप सभी समझ गए होंगे आपका कौन सा राइट हो जाएगा। और राइट होगा बी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। और आप सभी इस बात को समझ रहे हैं, तो समझ रहे हैं, लगातार आप सभी मेहनत कीजिए। आप सभी करेक्ट आंसर दे रहे हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी भाई के ऑप्शन सभी के सभी करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और बताइए कौन सा। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है, 61 के 61 के जगह पे 16 लिखता है, और ए और बी अक्षरों में अक्सर भ्रमित होता है। या किसके प्राथमिक लक्षण है? पठन वैकल्य की, स्वलीनता क्रम विकार की, या शैक्षिक असहायता की, या लेखन वैकल्य का। देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए और बताइए। 61 की जगह पे क्या लिखता है, और ए और बी में अक्सर क्या होता है? भ्रमित हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है राइट आंसर कौन सा हो जाए। तो आप सभी बताइए कौन सा राइट होगा। तो आप सभी बता भी रहे हैं। तो दोस्तों आपका कौन सा होगा? 61 की जगह पे 16 और ए बी में क्या है? भ्रमित है। तो आपका होगा लेखन में। आपका कौन सा? डी ऑप्शन, क्योंकि लिखने में दिक्कत हो रही है और भ्रमित हो रहा है, इसलिए आपका लेखन। और लेखन किससे होता है? इस ग्राफ।
और पठन की बात करें तो इसका होता है डिसलेक्सिया। क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है, डिसलेक्सिया होता है दोस्तों। और स्वलीनता क्रम विकार आपको पता है, जो स्वलीनता क्रम विकार होता है, बच्चे अपने आप में लीन होते और खुद से किसी से बातें कम करते हैं, बहुत कम बातें करते हैं, और यह सामाजिक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, समाज में अच्छे से नहीं पाते हैं। इसलिए आपका कौन सा होगा? वह होगा डी ऑप्शन का करेक्ट आंसर। लेखन वैकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखिए और बताएंगे राइट आंसर। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? राष्ट्रीय शिक्षा 2020 पर बल देती है? करा परीक्षा के लिए पढ़ना, करा स्मरण आधारित शिक्षा, करा वेदन और अभ्यास, करा संप्रति। तो आप सभी बताएंगे। जो संप्रति समझ की बात करता है वह आपको पता है कि यह है कौन सा हो जाएगा? संप्रति कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करता है। इसको संप्रति को, संप्रति समझ को कहते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। करा कि राष्ट्रीय शिक्षा 2020 पर बल देती। तो आपको पता है क्या जो राष्ट्रीय शिक्षा आई 2020 की एनईपी वह किसके अध्यक्षता में आई थी? कि कस्तूरी की अध्यक्षता में आई थी। और इसके इनकी अध्यक्षता में जब आई या थी इसके पहले इसरो की पूर्व चीफ थी। तो दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि किस पर बल देती है? वह देती है ऑप्शंस डी पर देती है, संप्रति समझ पर देती, संप्रति समझ पर देती है। तो दोस्तों आप सभी कौन सा ऑप्शंस करेक्ट कर रहे हैं? वह ऑप्शंस कर रहे हैं। आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह होगा डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। और सभी मित्र डी ऑप्शंस दे भी रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डी ऑप्शंस करेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है, आप सभी का पेपर जो यूपी टेट है या आपका सी टेट है के नंबर भी जुड़ने, यूपी टेट और सी टेट की भी नंबर जुड़ने वाले हैं। आपको पता है ना, आप सभी को यह सूचना मिल चुकी होगी न्यूज के माध्यम से। तो जो सी टेट का नंबर है और यूपी टेट का नंबर, या आप सभी की जो सहायक भर्ती होगी उसमें आपका 1/4 जितना भी आप पाएंगे उसका 1/4 मार्क्स जो है जोड़ा जाएगा। दोस्तों आपको समझ में आ रहा है कि जितना भी आप नंबर पाते हैं, जैसे जो बच्चा 100 पाएगा उसके लिए 1/5 का मतलब है, तो हो 1/4 का मतलब है वह उसके लिए 25 नंबर होगा। और जो बच्चा 120 पाएगा उसके लिए 30 नंबर होगा। इसका मतलब 1/4 जोड़ा जाएगा जितना भी वह पाएगा। तो आप सभी को लगातार अब यूपी टेट हो या आपका सी टेट हो, सिर्फ आपको क्वालिफाइड होने के लिए आपको पढ़ना नहीं है। आपका नंबर अब जुड़ेगा तो आप सभी के शिक्षक भर्ती में भी जुड़ी जाएगी। इसलिए आप सभी को लगातार मेहनत करना है, अच्छे नंबर को लाना है, जो को समझना है। तो ऐसे आप निरंतर पढ़ते रहे और समझते रहे। तो क्लास आज की यहीं तक, फिर हम सभी कल की क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।